अस्सलामुअलैकुम। अब हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को कंटिन्यू करते हुए उसकी पूरी पैथोलॉजिकल पाथवे को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस किन 3 तरीक़ों से हो रहा होता है। एक होता है पैनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है, आगे जा ही नहीं सकता पैनक्रियाटिक जूस। ये किस किस सिचुएशन में होगी? कॉलीलिथियासिस, गॉल स्टोन्स मतलब। दूसरा एम्पुलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो इसकी एंट्रेंस करवा रहा होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है। या फिर हमारे पास अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र है, उसमें होगी। अब ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट इन 3 सिचुएशंस की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास डेवलप हो जाएगा इंटरस्टिशियल एडीमा, ये इंटरस्टिशियल एडीमा लेड टू इम्प्योर्ड ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। ब्लड फ्लो आएगा नहीं, उसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। और ये हमारे पास वन ऑफ द कॉज है जो कि हमारे पास पैनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? एसिनार सेल की इंजरी हो जाएगी, उन्हें ब्लड तो मिलेगा ही नहीं, एसिनार सेल इंजरी हो जाएगी। एक पाथवे ये हो गया कि पैनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, एडीमा हुआ, ब्लड फ्लो गया और इस्कीमिया हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ। अब सेकंड ये है कि एसिनार सेल की इंजरी खुद ही हुई हुई है, इस्कीमिया होने से पहले ही एसिनार सेल की किसी भी वजह से इंजरी हुई हुई है। अब वो भी किसी वजूहात इसकी क्या है कि एसिनार सेल की इंजरी क्यों हुई है? अगेन अल्कोहल, मैंने आपको कहा था 80% ऑफ द कॉजेज़ में यही आएगा। देन वी हैव कोई ड्रग ऐसी ले ली गई है उसकी वजह से, इस्कीमिया हुआ है उसकी वजह से, शॉक की सिचुएशन है, कुछ भी है जिसमें हमारे पास इस्कीमिया हो गया है, एनी ट्रॉमा। तो ये सारी कंडीशंस थी जिनकी वजह से एसिनार सेल इंजर्ड हो गए। अब उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स रिलीज होंगे, जो एसिनार सेल्स ने एंजाइम्स को सिक्रीट किया था, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, लाइपेज, इन सब को जो सिक्रीट किया था, ये हमारे पास रिलीज होंगे एंड लाइसोसोम के साथ फ्यूज्ड होंगे। और क्या होगा? लाइसोसोमल हाइड्रो ऑक्सिलेज। तो एंजाइमेटिक एंजाइम्स रिलीज हुए, लाइसोसोमल हाइड्रोक्सिलेज भी रिलीज हुआ। इन दोनों की वजह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स थे इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, और ये एक्टिवेटेड एंजाइम्स एसिनार सेल्स को डिग्रेड करेंगे और एसिनार सेल इंजरी होगी। नेक्स्ट बात की जाए तो उसमें है डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रो एंजाइम्स, जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड हुए थे उनकी डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। किस वजह से? अगेन नंबर 1 इज अल्कोहलिज्म, नंबर 2 कि अगर कॉलीलिथियासिस है तो उसकी वजह से डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, और लास्ट ये है कि मेटाबॉलिक इंजरी है कोई, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एंजाइम्स जो थे वो कहाँ आए थे? लाइसोसोम के पास आए थे, लाइसोसोमल हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेट हुआ था जिसने एंजाइम की एक्टिवेशन करवाई थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा कि डिलीवरी ऑफ प्रो एंजाइम टू लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के पास है, उसने क्या किया? एक्टिवेशन करवाई एंजाइम्स की, और उसकी एंजाइम्स की एक्टिवेशन की वजह से एसिनार सेल इंजरी हुई। तो होप सो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या हुआ था? एडीमा हुआ, ब्लड फ्लो के इस्कीमिया, उसकी वजह से यहाँ पर ये हुआ था कि एंजाइम्स जो थे, एसिनार सेल जो है वो इंजर्ड हो गया था, एंजाइम्स सिक्रीट हुए थे, वो सिक्रीटेड जो थे वो लाइसोसोम के साथ बाइंड हुए, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज ने उनकी एक्टिवेशन करवाई और उन्होंने एसिनार सेल की वो इंजरी की। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही पाथवे गया। अब इस एसिनार सेल इंजरी के रिजल्ट में जो एक्टिवेटेड एंजाइम है वो क्या करेंगे? वो ये 4 चीज़ें करेंगे। नंबर 1 कि अगर प्रोटीएज एक्टिवेट है तो वो क्या करेगा? नंबर 2 इलास्टेज,
नंबर 3 लाइपेज एंड फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट है, तो वो क्या करेगा। और नंबर 3 माइक्रोवैस्कुलर लीकेज एडिमेटस कंडीशन जो हो रही थी उसकी वजह से क्या होगा। अगर प्रोटीएज एक्टिवेट होगा तो ये प्रोटियोलाइसिस करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा प्रोटीएज की वजह से। इलास्टेज की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। लाइपेज की वजह से फैट नेक्रोसिस होगी, और माइक्रोवैस्कुलर लीकेज की वजह से इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्कोहल जो हर पाथवे में से वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट है, ये किस तरीके से कर रहा होता है। ये सबसे पहले ये करता ये है कि इंक्रीज करता है एक्सोक्राइन सीक्रीशंस को। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि रेगुलेटर होता है कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ड्यूडेनम में जाए। थर्ड, ये ऑक्सीडेशन कॉज करवा देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी फ्री रेडिकल्स भेज देता है इन एसिनार सेल्स, जिसकी वजह से एसिनार सेल इंजरी हो जाती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। और थर्ड, ये सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड करवाता है, जो कि हमारे पास वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पैथोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हैमरेज हो रहा है, एडीमा हो रहा है, फैट नेक्रोसिस हो रही है। ये कैसे हो रही है, पीछे हम पढ़ कर आए हैं, सही है। इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये सारी बात हो गई। अब 3 फॉर्म्स ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरस्टिशियल पैनक्रियाटाइटिस। इसमें क्या होगा कि लाइपेज की एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से जो रिलीज फैटी एसिड है वो कंबाइन हो जाएगा विथ कैल्शियम टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, फैटी लाइपेज ने एक्ट किया फैट सेल्स पे, उसने फैटी एसिड रिलीज किया, वो कैल्शियम से बाइंड हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन गए इसमें। सेकंड ये है हमारे पास, और सेकंड है हमारे पास नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस, जिसमें हमारे पास क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ एसिनार एंड डक्टल सेल्स। इसके अलावा फैट नेक्रोसिस हो रही है। और एक्यूट हैमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस जो होगी, इसमें क्या होगा कि एक्सटेंसिव पैरेन्काइमल नेक्रोसिस, accompanied करेगी by large hemorrhage within the gland। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी मॉर्फोलॉजी की। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। इसका जो कार्डिनल साइन होता है वो होता है एब्डोमिनल पेन। और इसका एब्डोमिनल पेन की एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इट विल रेडिएट टू बैक। ठीक है, तो ये पैनक्रियाटाइटिस का कार्डिनल साइन यही होता है। इसके अलावा क्या क्या हो रहा होता है, इसके अलावा एनोरेक्सिया मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एमाइलेज जो उसका एंजाइम है, एंड लाइपेज। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और जो हमारे पास फुल ब्लॉन हेपेटाइटिस, फुल ब्लॉन पैनक्रियाटाइटिस होता है, ये हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी है।
अब पेशेंट की सिवियरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो पेशेंट में ल्यूकोसाइटोसिस भी मिलेगा, DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोagulation भी मिल रही होगी। एडिमा तो हमने पढ़ा ही है बार बार कि एडिमा हो रहा होता है। साथ साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, और शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। शॉक में क्यों जाएगा कि हमने पीछे पढ़ा था माइक्रोवैस्कुलर लीकेज होगा, तो हमारे पास उसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर कोलैप्स हो रहा है, इंक्रीज माइक्रोवैस्कुलर परमेबिलिटी, और वो हमारे पास हाइपोवोलीमिया कॉज करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। अब डायग्नोस्टिक फीचर जैसे मैंने बताया हाई लेवल्स ऑफ अमाइलेज और लाइपेज, तो उसमें इंक्रीज अमाइलेज मिलता है, सीरम अमाइलेज ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, इंक्रीज सीरम लाइपेज मिलेगा 70 to 96 आवर्स के अंदर अंदर, ग्लाइकोज यूरिया मिलेगा इन 10% ऑफ केसेस। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा। अब हाइपोकैल्सीमिया अगर आप लोग खुद भी दिमाग लगाएं तो क्यों मिलेगा, क्योंकि फैटी एसिड जो था वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या बना रहा था, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सोप्स इन फैट नेक्रोसिस, उसकी वजह से हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा। और एट लास्ट जो है इनलार्ज्ड पैनक्रियास देखा जा सकता है बाय CT स्कैन एंड MRI। इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी वो दी जाएगी। जैसे पेन रिलीविंग फैक्टर्स दे दिए जाएंगे, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाएगा, शॉक की कंडीशन को बचाया जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने से पेशेंट को बचाया जाएगा, सपोर्टिव। और दूसरा ये कि रेस्टिंग द पैनक्रियास, रेस्टिंग द पैनक्रियास का क्या मतलब है, टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओरल फ्लूइड और फूड इनटेक, क्योंकि हमें पता है जितना भी हम खाते पीते हैं तो उसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पैनक्रियास से आ रहे होते हैं, तो पैनक्रियास को टोटली रेस्ट दिया जाएगा, टोटल रिस्ट्रिक्शन कर दी जाएगी ऑफ द ओरल, कोई इंजेक्शन कुछ भी खाने पीने से पेशेंट को रोक दिया जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ARDS हो सकता है पेशेंट को, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और सेकेंड एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम में काफ़ी सारे कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं टू कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। तो यहाँ तक हमने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कंप्लीट कर लिया।